हेलो एवरीवन। सो पिछली क्लास में हमने पढ़ा अबाउट द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कि बेसिकली पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। एक देश होता है, देश को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, है ना। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। अभी इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक उसको उम्मीदवार को हम चुनते हैं। तो इसका मतलब 543 उम्मीदवारों को हम चुनते हैं। 543 उम्मीदवारों को पूरा देश मिलके चुनता है, ठीक है। अब ये हो गया। फिर है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होता है? Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. जब एक बार हमने constituencies decide कर ली कि ये constituency है, ये constituency नहीं है, वगैरह वगैरह, demarcate कर ली कि ये वाली जगह, इतनी जगह एक constituency के अंदर आएगी, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा काम होता है वो होता है डिसाइड करने का कि कौन वोट कर सकता है और कौन वोट नहीं कर सकता है। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। ये जो डिसीजन है ये किसी के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. ऐसा नहीं है कि लास्ट दिन तक आप सोचते रहो कि कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है, कौन वोटर हो सकता है, कौन वोटर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आप वोटर लिस्ट में हो या नहीं हो ये जानने का अधिकार आपको है। अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो ऑब्वियस है आपको अधिकार है कि आप वोट कर सकते हो। तो आपको ये जानने का भी अधिकार है कि आप वोटिंग लिस्ट में हो या नहीं हो। अगर आप नहीं हो देन ऑब्वियसली आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हो वोटर लिस्ट में, ठीक है। तो अपने आप को एनरोल करवा सकते हो आप वोटर लिस्ट में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसकी जो बात है कि कोई एनरोल्ड है या नहीं है ये पहले ही बता दी जाती है, बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शंस का वेट करेंगे तभी बनेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल एंड कॉमनली इट इज कॉल्ड वोटर लिस्ट। मतलब ऐसे लिस्ट जिसमें जो 18 साल से ऊपर जनता है जो वोट दे सकती है, मतलब 18 साल से ऊपर लोग ही वोट दे सकते हैं ना, तो उनका नाम इस लिस्ट में होता है। इस लिस्ट को क्या बोलते हैं? वोटर लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ये काफी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्यों इम्पॉर्टेंट स्टेप है? क्योंकि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवा सके और वोटिंग का अधिकार का यूज कर सके, है ना। अगर मान लो किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में ही नहीं है तो वो तो वोट दे ही नहीं सकता ना, चाहे वो 20 साल का हो चाहे वो 22 साल का हो, फिर तो वो वोट ही नहीं दे सकता। फिर इसका मतलब आपने उसको डिनाई कर दिया है कि वो वोट डाल सके, फिर उसको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया इसका मतलब। इसीलिए जब हमें अपना अधिकार चाहिए तो हमें अपने आप को एनरोल भी करवाना होगा। Earlier we read about the principle of universal adult franchise. In practice it means that everyone should have one vote and each vote should have one value. जो वोट होता है उसका एक ही वैल्यू होनी चाहिए और एक पर्सन के पास एक ही वोट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन को 2 वोट डालने की आज़ादी है, नहीं। एक पर्सन एक ही वोट डाल सकता है और उसके वोट की वैल्यू 1 ही काउंट की जाएगी, सेम वैल्यू काउंट की जाएगी। No one should be denied the right to vote without a good reason. किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि तुम वोट नहीं डाल सकते, तुम्हें वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा हम किसी को नहीं बोल सकते। हमारे पास कुछ वैलिड रीज़न होना चाहिए कि मान लो वो जेल में है या ऐसा कुछ उसने अपराध किया है या कुछ किया है, तो तब तो हम उसको, या फिर वो मेंटली इल है या उसको पता ही नहीं है कुछ चूज़ करने का, है ना, तो हम तब तो उसको बोल सकते हैं कि तुम वोट नहीं डाल सकते। लेकिन नॉर्मली हम ऐसा नहीं बोल सकते। डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर हाईली एजुकेटेड, सम आर नॉट सो एजुकेटेड एंड नॉट एजुकेटेड एट ऑल। जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोग बहुत ही अमीर होते हैं, कुछ बहुत पुअर होते हैं, कुछ हाईली एजुकेटेड होते हैं, कुछ बिल्कुल भी एजुकेटेड ही नहीं होते। Some are kind, other are not so kind, but all of them are human being with their own needs and view. But सबके सब human being तो हैं, इंसान तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़्यादा
30 मार खां टाइप इंसान है और कुछ दूसरा शहंशाह है और दूसरा तो बिल्कुल उसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करता है, ऐसा नहीं है। हर इंसान इक्वल है, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा है चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ है, इक्वल है। उसका वोट जो है वो इक्वल ही काउंट होगा। उसकी खुद की इच्छाएं हैं, उसकी खुद की समझ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी खुद की इच्छाएं हैं, उसकी खुद की समझ है। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही सारी समझदारी आती हो, है ना। तो इसलिए हो सकता है जैसे हमारे देश की बहुत सारी जनता आज़ादी के टाइम पे पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो अगर हम ये रूल बना देते कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग वोट देंगे, तो इतने सारे लोग, जो देश की ऑलमोस्ट 90% जो जनता थी, 90% जो जनता थी, उसको तो वोटिंग का अधिकार ही ना मिलता, है ना। हम ऐसे किसी को डिनाई नहीं कर सकते ना कि तुम वोट देने के काबिल नहीं हो सकता है वो पढ़ा लिखा नहीं हो बट उसे समझ हो, उसे दुनियादारी की समझ हो, है ना। तो ऐसे हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज्ड 18 ईयर एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। हमारी कंट्री में 18 साल और 18 साल से ऊपर की एज के जो लोग हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब वोटिंग कर सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन, जेंडर। हर किसी को अधिकार है वोट देने का, बिना ये देखे कि उसकी क्या कास्ट है, उसका क्या रिलीजन है, उसका क्या जेंडर है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। सम क्रिमिनल एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो कोई क्रिमिनल है जो जेल में है, ठीक है, तो उसको डिनाई किया जा सकता है। वो थोड़ी बोल सकता है कि मेरे को लेके जाओ, मुझे नहीं पता, मुझे तो वोटिंग करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है अलाउड। वो क्रिमिनल है, हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। दूसरा, जिन लोगों का मेंटली प्रॉब्लम है, कुछ उन्हें पता ही नहीं है दुनियादारी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है, मेंटली इल है, उनको भी डिनाई किया जाता है। बट ये रेयर सिचुएशन होती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर टू पुट ऑन द वोटर लिस्ट। ये जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी देश का नागरिक है उसका नाम वोटिंग लिस्ट में हो। एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज, नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट। जैसे ही कोई नया बंदा वोटिंग एज मतलब 18 साल क्रॉस करता है तो उसका नाम ऐड कर दिया जाता है वोटर लिस्ट में। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। जो लोग मर गए हैं या इस जगह से कहीं और चले गए हैं तो उनके नाम में चेंजेस कर दिया जाता है, डिलीट भी कर दिए जाते हैं। मान लो मैं हरियाणा में रहती हूँ अगर, ठीक है, और मैं दिल्ली चली गई, तो फिर मेरा नाम हरियाणा से कट जाएगा और दिल्ली की वोटिंग लिस्ट में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नाम चेंज भी होते रहते हैं, पते यहाँ से वहाँ से चेंज भी होते रहते हैं। दिस इज डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। ये किया जाता है 5 साल में, हर 5 साल में जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट किया जाता है हर 5 साल में, ताकि 5 साल में इलेक्शंस होते हैं ना, तो अपडेट रहे। इसलिए एक नया सिस्टम चालू हुआ है इलेक्शन का। आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि वो एक वोटर आई कार्ड लेके जाते हैं जिसके ऊपर उनकी फ़ोटो लगी होती है। ये जो एपिक बोलते हैं इसे, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। इनिशियली ऐसा नहीं था, पहले ऐसे फ़ोटोग्राफ वाले आई कार्ड नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब है, अब होते हैं, अब है, पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो ये जो कार्ड है ये हर बंदे को दे सके जो भी वोटर लिस्ट में है। The voter are required to carry this card when they go to vote so that no one can vote for someone else। देखो, ऐसा होता है कि ये फोटो आईडी कार्ड आपको अपने साथ लेके जाना होता है। क्यों लेके जाना होता है? क्योंकि अगर उसके ऊपर आपकी फ़ोटो नहीं होगी तो हो सकता है कि मेरा कार्ड कोई और लड़की उठा के ले जाए और मेरे नाम से वोट डाला है ना, ऐसा हो सकता है ना अगर मेरी फ़ोटो उसके ऊपर नहीं होगी। तो इसलिए ये धांधली से बचने के लिए क्या किया गया है कि इलेक्शन उसके ऊपर जो आपका आईडी कार्ड है उसके ऊपर पूरी फ़ोटो लगी रहती है, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही बंदा दूसरों के भी वोट डाली जा रहा है, मतलब बिना बात कोई किसी और के नाम पे कोई और वोट डाली जा रहा है, ऐसा नहीं हो, ठीक है।
नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है वो है नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। वी नोटेड अबाउट दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में हमने देखा कि रियल चॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बंदा इलेक्शन में खड़ा है और आप चाहो ना चाहो आपको उसी को वोट देना पड़ेगा, और चाहे वोट ना भी दो वो वैसे भी जीत जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चॉइस होनी चाहिए। तो ये तब चॉइस होगी जब चॉइस तभी आपको अवेलेबल होगी जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी के ऊपर। अगर वो अपने आप को इलेक्ट करवाना चाहता है, अगर वो खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में एज अ रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको खड़े होना दिया जाए कि ठीक है तुम खड़े हो जाओ, ठीक है। और हमारे सिस्टम में ऐसा अलाउड है। जो भी 25 साल के ऊपर की एज के लोग हैं वो अपने आप को मतलब रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनाव में खड़ा कर सकते हैं। कि वो खड़े होना चाहें, अगर वोट इलेक्शंस में खड़ा होना चाहे एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ कैंडिडेट, तो उनको खड़ा होना दिया जा सकता है। बस उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 25 साल की एज होनी चाहिए उनकी, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर देते हैं कि हमारी तरफ से ये वाला बंदा लड़ेगा, हमारी तरफ से ये वाला बंदा लड़ेगा, हमारी पार्टी से ये बंदा लड़ेगा। तो ऐसा नॉमिनेशन जो कि पार्टी की तरफ से होता है, जो कि पार्टी की तरफ से होता है, उसको बोलते हैं टिकट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, टिकट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन टिकट की आ गई कि जो पार्टी का नॉमिनेशन होता है दैट इज नोन एज टिकट। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो भी इंसान इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको क्या एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, ठीक है। एक थोड़ा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं, वो देना पड़ता है। ऐसा क्यों है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, वो इसलिए है ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, मतलब जो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए इलेक्शन लड़ने आ गए हैं कुछ, उन लोगों को पीछे रखा जा सके। क्योंकि जो नॉन सीरियस होगा वो तो ऑब्वियस है फिर पैसे भी जमा नहीं कराएगा, लेकिन जो सिर्फ सीरियस होगा वो ही पैसे जमा करवाएगा ना, इसीलिए। तो रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। जो एक नई चीज़ आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल करो, मतलब जो कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म फिल करेगा उसके साथ साथ वो बताएगा कि उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, अगर है तो उसकी डिटेल दो। दूसरा वो बताएगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसने किसी का कर्जा तो नहीं लिया हुआ, ये सारी चीज़ें वो पूरी डिटेल में बताएगा। तीसरी चीज़ जो वो बताएगा कि क्या उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या क्या है, ये चीज़ें जाननी जाती है। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि क्रिमिनल केस तो ठीक है कि पता होना चाहिए कि हम किसी अच्छे बंदे को चुन रहे हैं या बेकार बंदे को चुन रहे हैं। अच्छा, ये पैसे का भी पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियस है कि कहीं उसने करप्शन के थ्रू इतना सारा पैसा तो नहीं कमाया है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने क्यों पूछी है, ये जस्ट ऐसे ही कि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है देन हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी नीतियाँ बना सकता है ना। तो इसलिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको हमने लगा रखा है। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो कंपलसरी नीड नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा ही होना चाहिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है। ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि आप कितने पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा ही होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। अब ऐसा क्यों है कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए? इसका रीज़न है, इसके रीज़न ये है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो हर तरह की जॉब के लिए रेलेवेंट नहीं होती। मतलब जैसे कि आप इंडियन क्रिकेट टीम को ले ले, अगर फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम को ले ले, तो कोई कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है वो डिपेंड नहीं करता कि वो कितना पढ़ा लिखा है। हो सकता है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो हो लेकिन खेलता अच्छा है ना, हो सकता है ना। तो इसी तरह हो सकता है कि कोई जनता का सेवक अच्छा हो लेकिन उसको पढ़ाई लिखाई में कुछ ना आता हो, ऐसा भी हो सकता है ना। दूसरा ये होता है कि
जो ये लोग होते हैं, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो पढ़ाई को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें पढ़ा लिखा लीडर चाहिए तो फिर वो पढ़े लिखे आदमी को वोट करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि अनपढ़ आदमी उनको अच्छे से समझ पा रहा है तो वो अनपढ़ आदमी को वोट देंगे। तो इस तरीके से ये डिसाइड करना जनता का हक है। तीसरी चीज़ ये है, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी उस टाइम पे जो लोग थे वो मोस्टली सारे लोग अनपढ़ ही थे। तो अगर ऐसी कंट्री में हम बोल देते कि भाई जो पढ़े लिखे हैं सिर्फ उन्हीं को वोटिंग का अधिकार है और मतलब इलेक्शन लड़ने का अधिकार है और किसी को है ही नहीं, तो क्या होता कि हमारी कंट्री से कभी भी बहुत सारे लीडर निकल ही ना पाते, बन ही ना पाते। अभी भी आप हमारी पार्लियामेंट देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोगों की बातों को अच्छे से समझते हैं, वो लोगों की ज़रूरतों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वो लोगों की ज़रूरतों को अच्छे से समझ लें। उसमें एजुकेशन की कोई ज़रूरत तो है नहीं, उसमें तो कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है ना कि लोगों की बातों को समझने के लिए, है ना। तो इसलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की जो है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये जो एक फॉर्म दिखा रहे हैं, ये एक फॉर्म दिखा रहे हैं कि कैसे एक वो होता है नॉमिनेशन का पत्र जो फाइल करते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, अभी हम यहीं तक करते हैं। इसके बाद इलेक्शन कैंपेन और फिर रिजल्ट के बारे में चीज़ें हैं। आई थिंक नेक्स्ट टाइम तक ये कवर अप हो ही जाएगा। कोई डाउट रहता है आपका तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।